good morning, students. Today, I will discuss along with you the most important point, that is area. Because my dear students, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज। बिकॉज इन मैथमेटिकल्स आप सभी ने पढ़ा होगा कि इफ देयर इज अ सर्कल हैविंग अ सर्टेन रेडियस r देन इट हैज सर्टेन एरिया, जिसको आप एक फॉर्मूले से भी निकालते आए हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एक स्क्वायर दे दिया जाए जिसकी साइड है a सेंटीमीटर, तो आप उसका एक एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट a स्क्वायर सेंटीमीटर। तो a सेंटीमीटर, a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। मींस मैथमेटिकल्स में इट इज ओके कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इन फिजिक्स व्हेन यू आर डीलिंग द प्रॉब्लम related to flux, or we can say we have discussed the articles like Gauss theorem and so on, तो उसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत से बच्चे इसको नहीं समझ पाते कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो आपकी इसी समस्या को, इसी उलझन को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा और इसकी वीडियो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप सभी इस प्रॉब्लम को समझ पाएं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। क्योंकि एवरीवन नो इन फिजिक्स एंड दे आर क्लेमिंग कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है व्हाई, तो एक बिग क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बच्चों को ये कंफ्यूजन लास्ट तक रहती है कि एरिया को हमने वेक्टर क्वांटिटी क्यों कंसीडर किया, why area is a vector quantity. So my dear students, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये हम +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मास। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी एक डायरेक्शंस भी होती है, जैसे कि फोर्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम 11th क्लास में कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Why area is a vector quantity? कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे, इसी कंफ्यूजन को आज मैं यहां पर आपके साथ क्लियर कर दूंगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो स्केलर क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्केलर क्वांटिटीज मैंने आपको बताया, these are those quantities having magnitude only but no directions। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड हो लेकिन कोई भी डायरेक्शन ना हो, जिसके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड हो लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हम पढ़ चुके हैं, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आप सभी को पता है वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी डायरेक्शन भी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसका भी एग्जाम्पल हम +1 में देख चुके हैं, वो है हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज, और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर आप सबको क्लियर हो चुका है कि वो क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, these are those quantities having magnitude only but no direction,
उसको हम स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे, जैसे कि मास, और ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी हो और अपनी डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज में कंसीडर करेंगे। दीज आर दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर होती है। अब क्वेश्चन मार्क है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो देख लेते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो देखिए, while area is a vector quantities, अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और इसकी काउंटिंग भी करेंगे अभी हम। देयर आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मैंने यहां पर आपको दिखाई। देयर आर द 7 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अभी मैं आपके सामने ये एक कॉपी ले रहा हूं जिसका एक सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द सरफेस एरिया। ध्यान से देखिए, ये जो अभी मैंने एक बुकलेट आपके सामने ली है, एक डायरी ली है, इसका आपको एक सरफेस एरिया नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए जिस सर्कल की रेडियस r है, तो आपको अगर एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप सिंपल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि एरिया को हमने वेक्टर क्वांटिटी में क्यों कंसीडर किया, जबकि मैथमेटिक्स में अगर आपने किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो दैट इज अगेन ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। जैसे कि अगर मैं मान लो एक स्क्वायर लेता हूं, दिस इज द स्क्वायर हैविंग द साइड इज से 2 मीटर मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना आएगा आपके पास, a स्क्वायर, तो मतलब 4 मीटर स्क्वायर, इतना आपके पास एरिया आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकालें, तो दिस इज द लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर, दिस इज द ब्रेड्थ मान लेते हैं 1 मीटर, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जब आप करेंगे मतलब 2 into 1, तो ये आपके पास 2 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आ जाएगा। लेकिन ये सभी एरियाज एक स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर होते हैं। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, गॉस थ्योरम के आर्टिकल्स करते हैं, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कंसीडर करते हैं। तो एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the number of field of lines passing through the area. What is electric flux? It is the measurement of number of field of lines crossing the area. कि किसी भी particular area से कितनी number of field of lines पास हो रही है, उसको हम electric flux कहें। अगर तो वो field of lines ज्यादा पास हो रही है तो फ्लक्स ज्यादा है, अगर वो field of lines कम पास हो रही है तो फ्लक्स कम है, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। अब आप ध्यान से देखें कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी कैसी है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपके सामने ये एक डायरी ली, तो इसका आपको एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया नजर आ रहा है, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास है कि वो इसकी एक सरफेस एरिया है। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं इस सरफेस एरिया को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बिल्कुल ऐसे रख देता हूं नॉर्मल, तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है। ध्यान से देखें, अगर मैं इस कॉपी को यहां पे ऐसे रख दूं तो आपको साफ नजर आ रहा है कि देयर आर दी 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब अगर 7 नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस इसके अंदर से पास हो रही है तो एक सर्टेन फ्लक्स है।
क्योंकि फ्लक्स मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। तो कितने नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब एक सर्टेन फ्लक्स की वैल्यू है। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसको घुमाता हूं, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करता हूं, इसकी पोजीशन को चेंज करता हूं, तो देखें मैंने इसको रोटेशन देनी शुरू की। जैसे ही मैं इसको इस पोजीशन में लेके आया, तो अब आप ध्यान से देखिए इसमें कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है? दैट इज 6। तो इसका मतलब जो हमारी फ्लक्स आएगी वो 6 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की कोरस्पोंडिंग आएगी। इसका मतलब उसकी वैल्यू पहले से कम होगी। देखिए ध्यान से, अभी कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है? अगर मैं इसको यहां से घुमा के इसको इस पोजीशन पर ले आऊं, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है? 6। इसका मतलब अब फ्लक्स की वैल्यू पहले से कम हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा और घुमाता हूं, तो अब कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है? इसमें से 5। इसका मतलब फ्लक्स और कम होगी। इसको और घुमाता हूं, तो देखिए इसमें से कितने पास हो रही है? ओनली 4 फील्ड ऑफ लाइंस। तो फ्लक्स और कम होगी। इस तरीके से जब मैं इसे घुमाता जाऊंगा तो फील्ड ऑफ लाइंस मेरी कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब फ्लक्स कम होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये ऐसे इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें से कोई भी फील्ड ऑफ लाइंस पास नहीं होगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी? 0। तो आपने देखा कि फ्लक्स की वैल्यू हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही थी। लेकिन फ्लक्स चेंज क्यों हो रही थी? जबकि सरफेस एरिया तो सेम था। तो इसका मतलब कि फ्लक्स की वैल्यू सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करती ही है, साथ ही साथ उसकी ओरिएंटेशन क्या है उस सरफेस एरिया की, उस सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में किस तरह रखा हुआ है, उसकी ओरिएंटेशंस पे, उसकी पोजीशन पे, उसकी डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब जब भी आप अगर तो फ्लक्स की वैल्यू सेम आती, तो इसका मतलब वो सिर्फ सरफेस एरिया पे ही डिपेंड कर रही थी, उसका पोजीशन से कोई लेना देना नहीं था, तो एरिया एक स्केलर था। लेकिन अभी आपने देखा कि जब मैंने इसको ऐसे रखा था तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम थी, क्योंकि 7 फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही थी। जब इसको मैंने घुमाया तो इसके अंदर से 6 फील्ड ऑफ लाइंस पास होगी, फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, और घुमाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू और कम होगी, और फाइनली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? जबकि सरफेस एरिया तो हमारा सेम है। क्या इसका सरफेस एरिया घुमाने से चेंज हो जाएगा? नहीं, इट विल रिमेन सेम। फिर फ्लक्स चेंज क्यों हुई? क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही थी। इसका मतलब सरफेस एरिया ओरिएंटेशन के साथ अटैच्ड है, क्योंकि सरफेस एरिया तो सेम था लेकिन फ्लक्स चेंज थी। इसका मतलब जैसे जैसे आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करोगे तो सरफेस एरिया विल रिमेन सेम बट द फ्लक्स विल चेंज, क्योंकि फील्ड ऑफ लाइंस को इफेक्ट पड़ रहा है ओरिएंटेशन के चेंज होने से। इसका ओरिएंटेशन मींस इसकी पोजीशन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, किस स्थिति में हमने इसको रखा है। तो इसका मतलब एरिया सिंगल कंसीडरेबल नहीं होगा, उसके साथ साथ एरिया के साथ साथ उसको किस डायरेक्शन में हमने अलाइन किया है सरफेस एरिया को, ये भी मैटर करेगा। तो आपको पता था कि जब भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाएगी, जब भी मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन को भी लगा देंगे, जैसे मैंने इसके सरफेस एरिया का एक मैग्नीट्यूड था, उसको आपको मैंने दिखाया कि डायरेक्शन भी लग रही है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब भी होते हैं तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। दैट्स व्हाई एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी दिखाऊंगा, जिससे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक वाटर की बात करें, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर कोई फिजिकल क्वांटिटी ना है और ना ही कभी होगी। वाटर इज जस्ट ए मैटर, वो एक मैटर की एक स्टेट है। वाटर क्या है? मैटर की एक स्टेट। जब आप उसकी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट आप कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड सो ऑन। इसका मतलब जब आप उसे मेजर करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, डेंसिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अब आप देखें, अगर मैं एक स्टोर्ड बकेट की बात करूं, मींस आई एम टेकिंग ए बकेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ सम वाटर, तो अब ये जो स्टोर्ड क्वांटिटी है इसको जब आप मेजर करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये एक स्केलर है। लेकिन अगर इसी वाटर को मैं फ्लो करवा दूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाएगी?
एक ये जो मेजरमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मतलब आपने देखा कि मास पहले वाले केस में एक स्केलर था जब तक वो एक बकेट ऑफ वाटर के अंदर था, लेकिन जैसे ही वो फ्लो में आ गया तो वो एक वेक्टर में कंसीडर होने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ गई। इसी तरह जब हम एरिया की बात करते हैं, अगर तो एरिया की पोजीशंस का, उसकी ओरिएंटेशंस का हमारे प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो एक स्केलर में कंसीडर होगा, जैसे कि आपने एक स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। लेकिन जब आप फ्लक्स की बात करेंगे, फील्ड ऑफ लाइंस जो पास हो रही है, तो आप देखिए कि फील्ड ऑफ लाइंस कितनी पास होंगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने सरफेस एरिया को किस ओरिएंटेशन में रखा था, किस अलाइनमेंट में रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका मतलब सरफेस एरिया डायरेक्शन के साथ, अपनी ओरिएंटेशन के साथ अटैच्ड है, उसके कोरिस्पोंडिंग ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इट मींस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यही एक रीजन है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम के इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। एरिया के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेनर सरफेस एरिया, जिसके अंदर मैं आप दिखा रहा हूं कि इसका जो नॉर्मल होगा वो कैसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। दिस इज द यूनिट वेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया वेक्टर। दिस इज द नॉर्मल यूनिट सरफेस एरिया वेक्टर। इसी तरह कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि डायरेक्शन ये भी हो सकती है, बट वी ऑलवेज टेक द आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो भी डायरेक्शन हम उस यूनिट नॉर्मल वेक्टर के सरफेस के ऊपर लेंगे, पहली बात तो वो परपेंडिकुलर होगी और दूसरी आउटवर्ड होगी। सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज द सरफेस एरिया, और जब आप इस सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, इट मींस यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये अगर दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, दिस इज 90 डिग्री, और ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट वी हैव टू टेक द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और दिस गिव्स द डायरेक्शंस। तो इस एरिया जिसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड था, मैंने आपको दिखाया, वो एक डायरेक्शन के साथ अटैच्ड हो गया। जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, गॉस थ्योरम के आर्टिकल्स की हम बात करते हैं, दैट्स व्हाई बुक्स में बार बार मेंशन होता है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया होगा कि व्हाई वी हैव टू टेकन एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उम्मीद है अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। इफ यू लाइक माय वीडियोस then please don't forget to like, share and subscribe. Again I'm saying share it maximum to your friends, to your colleagues, so that rest of the student also can take the advantage of that. So finally, तो ये वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ और दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने सभी कोलीग्स तक पहुँचाएं ताकि वो इसका नियमित रूप से फायदा उठा सकें। धन्यवाद।